यीशु सहाय। Can we say it more louder? यीशु सहाय। क्या हम थोड़ी और जोर से कह सकते हैं यीशु सहाय? मेरे पास आज की शाम जो सबसे ज़्यादा कम है, वो मेरे पास समय बहुत कम है। और इस कम समय में सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं सिर्फ आपसे वही बातें करूं जो बातें आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी युवा मुझे नीचे सुन रहे हैं, आपसे कह रहा हूं, जितने लोग नीचे सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये मौका शायद फिर ना मिले लंबे अंतराल तक, ऊपर आ जाइए। जितने भी बड़े लोग हैं, मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि जिस चीज़ के लिए सोचा गया था कि हम लोग बात करेंगे और वो समय आ गया है कि हम लोग उस पर बात करें, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग थोड़ी देर मेरा साथ दें। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि ये समय फिर से वापस हम लोगों को नहीं मिलेगा। मेरी आवाज़ आ रही है पीछे तक? आ रही है? आप लोग तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? यस? ऐसे दाहिने हाथ को उठाइए और बोलिए कि मैं आज की शाम प्रभु के वचन को ना सिर्फ सुनने बल्कि ग्रहण करने जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, आप मेरे जीवन को जानते हैं। वही बातें कर जिसकी ज़रूरत मुझे है। मुझे आशीष दे यीशु के नाम में। सब जन कहें आमीन। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए, और इस कार्यक्रम को हमारी सारे उम्मीदों से कहीं ज़्यादा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं चाहता हूं कि आप सब जन एक दूसरे के लिए ताली बजा दें। आज की शाम में सबसे पहले उस बात पे आना चाहता हूं जिस बात को आज की शाम करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का, जगदलपुर से भी लोग आए हैं, मैं जगदलपुर के लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच जगदलपुर, आप लोगों का। मेरे साथ निकाले इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका चौथा पद। जो विषय मुझे मिला है मैं उसी पे हूँ और वही बातें करूँगा। इफिसी उसका पहला अध्याय, उसके चौथे पद को खोले मेरे साथ। इफिसी उसका पहला अध्याय, और जिसको मिल जाए बोले मिल गया। किसको मिला? कौन मिला? वचन कुजूर भैया, अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह चाहिए। मैं समझ नहीं पाया। मैं कहा प्रभु अनुग्रह देगा। एक लड़की कह रही थी भैया अनुग्रह चाहिए, अनुग्रह। मैं कहा प्रभु अनुग्रह देगा। मैं प्रार्थना किया उसके लिए, प्रभु अनुग्रह दे। 1 महीने के बाद वो रोती हुई आई और कहने लगी कि भैया अनुग्रह चाहिए। मैंने कहा प्रभु देगा, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वो लड़की जो थी वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी कि भैया अनुग्रह की शादी होने वाली है। मैं समझ नहीं पाया वो किस अनुग्रह की बात कर रही थी। वो था अनुग्रह तिरकी। चलिए कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद। लेट अस टॉक। आप सामने आएंगी? आइए। क्या नाम है आपका? आराधना लगना। माइक में पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। आमीन। थैंक यू सो मच। मेरी ओर देखें और मेरे पीछे बोले, जैसा कि उसने। सब जन कहेंगे मेरी ओर देख के, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। ये मालूम किसकी बात हो रही है?
किसकी बात हो रही है? किसके सामने आने की बात हो रही है? यीशु मसीह के। और जो बातें हैं उसके सामने आने की, वो है प्रेम। आप तब तक परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते जब तक आप उसके प्रेम की परिभाषा ना समझ लें। और आज मैं इसी प्रेम पे मैं बात करने जा रहा हूं, और हो सकता है कि जितने भी बड़े लोग यहाँ पर हैं, ये बातें आपको विचलित कर सकती है। बड़े लोग, जितने भी मम्मी लोग हैं, भाभी लोग हैं, भैया लोग हैं, हो सकता है कि आपने आज से पहले ऐसी चर्चा कभी नहीं सुनी होगी जिस चर्चा को मैं आज इस कार्यक्रम में करने जा रहा हूं। आपने आज तक ऐसी बातें शायद ही कभी सुना होगा, लेकिन चूंकि ये बातें महत्वपूर्ण है, ये बातें मैं आज की शाम अपने जवानों के साथ बांट रहा हूं। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मम्मी पापा, आपको पता नहीं कि आपके बच्चे किस दौर से गुजर रहे हैं। मम्मी पापा आप नहीं समझ सकते, आप नहीं समझ सकते वो रात रात तक जगना, वो ब्रेकअप, वो पैचअप, वो ब्रेकअप, वो पैचअप, डीपी हटाओ, डीपी लगाओ, सीन हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, लाइक किया कि नहीं, नहीं किया, स्टेटस सिर्फ एक जन के लिए। ये मम्मी पापा नहीं समझेंगे। आपको नहीं मालूम रात के 12 बजे के बाद आप सो जाते हैं, आपके बच्चों के जीवन में कितना डिप्रेशन है, कितनी चिंता है, ये मम्मी पापा आप कभी नहीं समझ सकते। मालूम क्यों? क्योंकि हमने अपने घर का माहौल कभी ऐसा बनाया ही नहीं कि आपकी बेटी आपको बता सके, 18 साल की बेटी आपको बता सके कि वो एक लड़के को पसंद करती है। ऐसा होता है क्या? कोई बताती है क्या घर में? 18 साल की लड़की कोई है जो अपने पापा को कहती, पापा पापा आई लव रोहन? होता है ऐसा? और पापा बोलते हैं वाह बेटा, ऐसा है? आप जाके बोलेंगे ना पापा को, पापा देगा एक लपाट, है ना? देगा कि नहीं? घर पे हम बात नहीं करते। मालूम आज सबसे ज्यादा दिक्कत हमारी मंडली में, हमारे बच्चों के जीवन में जिस चीज की है वो है प्रेम। और मालूम जब तक इसकी चर्चा खुले तौर पे ना हो, मालूम कभी भी ये चीजें, जो बातें छिप कर होती हैं, वो बातें गलत होती हैं। आज हम लोग खुल के उस विषय पे बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे लोग आज सोच रहे होंगे कि क्या बातें होने वाली हैं। तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो है लव एंड, बोलिए, लव एंड बेनीहीन का नाम सुना आपने? बेनीहीन परमेश्वर के एक बहुत अच्छे सेवक है। जब वो अमेरिका में एक जगह पे गए, कैलिफोर्निया में, और उन्होंने जवानों की एक सभा में जवानों से पूछा कि विच सब्जेक्ट यू वांट मी टू टीच। उन्होंने पूछा कि कौन सा विषय आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ बांटूं। तो पता है जवानों ने क्या कहा? सेक्स। भारत में हम लोग नहीं बोल पाते, वी आर इंडियंस, हमें शर्म आती है और शर्म आना चाहिए। लेकिन मालूम ये जमाना अब इस शब्द से अब भीगा नहीं है। ये बातें अब हर किसी के जीवन से है, और चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए बहुत सारी गलतियां होती हैं। आप मानते इस चीज को? गलतियां होती हैं, और ये कोई बुराई नहीं है इसमें कि गलतियां होती हैं। गलतियां होनी अच्छी बात है, गलतियां होनी अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गलतियों के बाद भी कौन सी चीज जरूरी है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मालूम ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज हम लोग इस विषय पर चर्चा करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भैया इट्स वेरी नेचुरल। क्या बोलते हैं? इट्स वेरी नेचुरल। जैसे कि लड़कियां 10 साल के बाद से उनका पीरियड्स शुरू होता है, उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसके बाद ये आकर्षण की बातें आने लगती हैं। 11 साल की लड़कियां, 12 साल की लड़कियां एक दूसरे लड़के को देख के वो आकर्षित होती हैं। और लड़के भी जब 12-13 साल के होते हैं, जब उसका स्पर्म जनरेट होना शुरू होता है, तो उसके बाद उनकी भी लालसाएं होने लगती है विपरीत लिंग के बारे में। और ये बहुत कॉमन है। एक बच्चे से मैं मिला, वो कहने लगा भैया इट्स वेरी नेचुरल। अब जरा इसको सोचिएगा कि परमेश्वर ने जिसने ये सेक्स बनाया है, अब जरा सोचिए बिब्लिकल, परमेश्वर ने जिसने ये सेक्स बनाया है, ये सिर्फ इंसानों को तो नहीं दिया। सिर्फ इंसान के पास है क्या ये? नहीं, कुत्ते भी करते हैं, घोड़े भी करते हैं, और दूसरे प्राकृतिक जानवर भी करते हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यदि ये परमेश्वर ने दिया है, तो फिर जानवर और इंसान की जरा तुलना करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि जानवरों का एक फिक्स टाइम है, isn't it? जानवरों का एक समय, वो हमेशा ऐसा कुतिया होता है, कैसा कुत्ता ऐसा होता है, घोड़ा एकदम देखा घोड़ी। लेकिन लड़के शरीफ नहीं समझिएगा इनको। कई बार बहुत सारी संघर्ष यहाँ दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन वो कई बार वो आपकी आंखों के साथ कई बार वो जाता है।
और चूंकि जानकारी नहीं है कि कैसे कंट्रोल करना है, ये नेचुरल है, लेकिन मालूम ये चीजें आपको कंट्रोल करनी है। मैंने एक सवाल परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था, मैंने इसको परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर, यदि ये चीजें गलत ही हैं, अगर 12-13 साल के लड़के अगर सेक्स के बारे में सोच रहे हैं, यौन के बारे में सोच रहे हैं, एक लड़की के साथ सोने के बारे में सोच रहे हैं, तो परमेश्वर इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई कि आपने इन सारी चीजों की भावना 12-13 साल में डाल दी? ये भी तो एक सवाल है ना? अगर आपने इसको 25 साल के लिए रखा, अगर आपने इसको शादी की उम्र के लिए रखा है, तो फिर ये 12-13 साल से फिर क्यों ये भावनाएं विकसित हो रही हैं? आपने क्यों नहीं इसको 25 साल की उम्र में किया? आपने क्यों नहीं इसको 30 साल की उम्र में किया? और मालूम परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? मालूम परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? परमेश्वर ने जवाब दिया, क्योंकि वो चाहता है कि हम 13 साल की उम्र से लड़ना सीख जाएं। He wants us to overcome in this struggle. वो चाहता है बच्चों कि हम लड़ना सीख जाएं। मालूम जरा सोचिएगा, एक लड़का है और एक दूसरा लड़का है। एक लड़का 15 साल तक उसी कुर्सी में बैठा रहे, इस कुर्सी में एक लड़का 15 साल तक, देखना सोचना, 15 साल तक इसी कुर्सी में बैठा रहे, और दूसरा एक लड़का है वो अखाड़े में उतर के फाइटिंग करता है। 15 साल जो लड़का फाइटिंग कर रहा है वो लगातार हार रहा है, लगातार हार रहा है। वो कई बार कोशिश कर रहा है लेकिन हार रहा है। और दूसरा लड़का चेयर पे बैठ के चिप्स खा रहा है, कुरकुरे खा रहा है, वो चाय पी रहा है, सब कुछ कर रहा है और उस लड़के को देख रहा है। और ये लड़का जो फाइटिंग बॉक्स में उतरा है, ये हार रहा है लगातार कितने साल तक? 15 साल तक। आप बताइए जवानों, 15 साल के बाद ये लड़का जो 15 साल हारा है और वो लड़का जो कुर्सी पे बैठ के कभी लड़ा ही नहीं, आप बताइए इसमें से ज्यादा मजबूत कौन है? ये जीता नहीं है कभी 15 साल में, फिर भी कौन ज्यादा मजबूत है? ये वो लड़का जो लगातार प्रयास तो किया है। आप सेक्सुअल डिजायर में गिरते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन आप उससे उठते हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी कॉमन, लड़कियों ये बहुत साधारण है इसमें गिरना, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम लड़ना सीख जाओ। और मालूम, आज मम्मी पापा आपको अफसोस होगा कि हमने बचपन से अपने बच्चों को हमेशा कमजोर बनाया है साइकोलॉजिकल तौर पे। आपने देखा होगा ना मम्मी पापा को, जितने भी लोग अनमैरिड हैं, आप इसको कोशिश करिएगा। आपने देखा ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब वो चलते हैं वो गिरते हैं, मालूम मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा कहते हैं कि अरे बेटा ये जमीन को पीटी करेंगे। आपने देखा है ना, छोटी चीज है, लेकिन देखो साइकोलॉजी में आपको बता रहा हूं कि जब बच्चा जमीन पे चलते चलते गिरता है तो मालूम उसकी मम्मी जमीन को मारती है और कहती कि नहीं ये खराब है। आप मालूम इनडायरेक्टली अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि बेटा गलती तुम्हारी कभी हो ही नहीं सकती, हमेशा दूसरों को ब्लेम करो। और ना जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप उसकी चिंता कर रहे हैं, हमेशा आपका बच्चा, आपका लल्ला थोड़ा सा जिद करता है, ये करता है, वो करता है, और आप सब चीजें उसको दे देते हैं। आपको मालूम नहीं आप अपने बच्चों को कितना कमजोर बना रहे हैं। मैंने इस बात को सीतापुर में भी कहा था कि गांव के बच्चे जल्दी प्रौढ़ हो जाते हैं। प्रौढ़ का मतलब बड़े हो जाते हैं, लेकिन शहर के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। एक 8 साल की लड़की गांव की अपने माँ बाप के लिए खाना बनाने लगती है, उसके माँ बाप उठते हैं, वो खेत चले जाते हैं, 8 साल की बच्ची खाना बना रही है। शहर की बच्ची 8 साल की, वो खुद खाना खा ले, यही उसके लिए सबसे बड़ी बात है। मालूम क्यों मम्मी पापा आप सोच रहे हैं? मालूम क्यों? बहुत सारे कंप्लेन्स आते हैं कि मेरी बेटी ऐसी, मेरा बेटा ऐसा। मैं आपको बता रहा हूं, समझिएगा, ये बातें कोई नहीं करता, लेकिन मैं आज आपकी चिंता करता हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं। मालूम ये क्यों है? क्यों गांव के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं और गांव के बच्चे जिम्मेदार हो जाते हैं बजाय इसके कि शहर के बच्चे हों? मालूम, हमारे माँ बाप के कारण। इतना ज्यादा समय देते हैं बच्चों को, इतना ज्यादा समय देते हैं, उतना ज्यादा समय की आवश्यकता हमारे बच्चों को नहीं है। आप जरा गौर करिए, जितने लोग बड़े हैं, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग मिट्टी में खेल रहे हैं, कादों में खेल रहे हैं और हमें देखने वाला कोई नहीं था क्या?
हम गिर रहे हैं, ना जाने कितने बच्चों को हमें नमूनिया हुआ, हमें पता ही नहीं चला, हम मिट्टी में खेलते खेलते ठीक हो गए। आज बच्चे का फीवर 101 हो जाए, हाथ से हथला के एमएमआई हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मेरी मम्मी पापा, चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि बहुत ज्यादा चिंता के कारण आपका बच्चा कमजोर हो रहा है। खैर, मेरा ये विषय नहीं है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं आज उस विषय पे जिस विषय पे आज कोई बात नहीं करता। मेरे प्रिय लड़कों, मैं जानता हूं कि ये बहुत हार्ड है, ये बहुत मुश्किल है सेक्सुअल डिजायर को रोकना, और ये लड़कियों से कहीं ज्यादा ये भावनाएं आपके अंदर आती हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको लड़ना सीख जाए, आप लड़ना सीख जाए। जो लड़का या जो लड़की अगर इस सेक्सुअल डिजायर से अगर आपने लड़ना नहीं सीखा, तो मालूम आपकी भी दशा उस चील के जैसे है जो आसमान में उड़ता तो है, लेकिन उसकी निगाहें कहां लगी हैं? उस जमीन, उस कूड़े में पड़े, उस चूहे पे। अरे आसमान में उड़ रहा है, लेकिन नजर कहां है? कचड़े पे। मेरे प्रिय लड़कों, ये थोड़ा ओपन है, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं, मेरे पास समय कम है। अगर आपके पास पोर्नोग्राफी की आदत है, मैं आपको बता रहा हूं पोर्नोग्राफी आपके जीवन को कितना खराब कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं आऊंगा लड़कियों की तरफ। ये बातें कोई नहीं करता, लेकिन अब ये बातें खुल के होनी चाहिए, क्योंकि अगर बात नहीं होगी तो समाधान नहीं निकलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी ऐसी चीजें जिनको पॉर्न एडिक्शन है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि वो आदतें आप जिसको अपने पर्सनल टाइम में एंजॉय कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि वो आपकी जिंदगी किस हद तक खराब कर रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले मुझे एक लड़की के बारे में पता चला और मैं सुनकर मैं स्तंभ रह गया। एक यंग कपल 26 साल की, उन लोग का लव मैरिज हुआ है। मैंने कहा लव मैरिज? हाँ, लव मैरिज। मालूम अब शादी के 1.5-2 साल हो गए हैं, अब वो तलाक लेना चाह रही है उसकी पत्नी। जब मैंने उनसे बातें करी तो मालूम उसकी पत्नी ने क्या कहा? उसकी पत्नी ने कहा कि ये मालूम इतना ज्यादा पॉर्न एडिक्ट है, इतना ज्यादा पॉर्न एडिक्ट है कि ये जितनी चीजें मोबाइल में देखता है उन सारी चीजों को मुझ पे ट्राई करता है। मतलब कि जब वो नहा के आती है तब, जब वो सो के उठी तब, वो खाना बनाई तब, जब भी घर में एनी टाइम, और ना जाने किस किस तरीके से। मालूम ये पोर्नोग्राफी आपको भ्रम में डालता है, ये आपको रियलिटी में जीने नहीं देगा, और मालूम ये आपके शादीशुदा जीवन को खराब करेगा। और ये पोर्न एडिक्शन का ना और भी बहुत सारी चीजें, मास्टरबेशन वगैरह जो है, ये ना सिर्फ आप एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सही बता रहा हूं कि आज मेल फर्टिलिटी वाली जो समस्या है ना, मतलब पहले तो महिला बांझ होती थी, आपने सुना है ना, महिलाएं बांझ, मतलब वो कंसीव करने में दिक्कत होता था, अब मेल बांझ होने लगे हैं। मतलब लड़कों का स्पर्म काउंटिंग कम हो रहा है। और अगर आपको मास्टरबेशन की आदत है, मैं आपको बताऊं, आप कभी भी फोकस्ड नहीं रहेंगे लाइफ में, आप खुद के संघर्ष में लगे रहेंगे, आपके चेहरे पे हमेशा मायूसी रहेगी, आप हमेशा अपने आप को कमजोर महसूस करोगे, आप इनसिक्योर महसूस करोगे, आप कभी फोकस नहीं कर पाओगे। परमेश्वर ने जिस चीज के लिए बनाया है आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको उस चीज की आदत है जिस चीज से आपको लड़ना था और आपने लड़ना नहीं सीखा। लड़कियों के लिए मामला थोड़ा किसी हद तक ठीक भी है, क्योंकि आप लड़कों के जैसे उतनी डिजायरें आपको नहीं आती है। मुझे नहीं पता लड़कियों की कैसी स्थिति है, मैं लड़की तो हूं नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि ये थोड़ी बहुत आप लोगों के लिए आसान है। लेकिन मालूम जोखिम सबसे ज्यादा बहनों आपको है। लड़कों का कुछ नहीं जाता, लेकिन आपका जोखिम आपको ज्यादा है। मैंने कई बार अपनी सभाओं में इसके बारे में बताया है, आज भी मैं बता रहा हूं। मैं एक पेरिस में था बाइबल क्लास में, और बाइबल क्लास के बाद एक लड़की रोते हुए 23 साल की मेरे पास आ गई, स्टेज पे ठीक बैठा था, मेरे पैर पे गिर गई, रोने लगी। और जब मैंने उसको रोते हुए देखा कि यंग 23 साल की खूबसूरत लड़की, मैंने कहा वो रो रही है, मैंने रोने दिया, मैंने कुछ नहीं, मैंने कहा कि मत रो, कुछ नहीं, वो रो रही थी और मैं वेट करता रहा 15-20 मिनट, वो जितना रोना चाहिए वो रोई। और रोने के बाद मैंने उससे पूछा अब बताओ क्या हुआ?
23 साल की जवान लड़की, वो कहने लगी कि भैया एक बात करना था आपसे। मैंने कहा हाँ बताओ ना क्या बात है। वो लड़की कहने लगी कि भैया मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर क्या हो गया। वो कहने लगी कि वो लड़का भी मुझसे प्यार करता था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, फिर वो मेरे शहर में रहता था लेकिन पढ़ाई के कारण वो दूसरे शहर चला गया। मैंने कहा ये यहाँ तक भी ठीक है, फिर क्या हुआ। उसके बाद कहने लगी कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। मैंने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे क्या हुआ। वो रो रो के कहने लगी कि चूंकि हम लोग एक दूसरे को प्यार करते थे इसलिए हर एक आवश्यकताएं हम लोग एक दूसरे की पूरी करते थे। 23 साल की लड़की है, 24 साल का लड़का था, और जरूरतें पूरी करने का मतलब आप सबको पता है। और वो रोने लगी और मैं सुन रहा हूं उसकी बातें। वो कहने लगी कि भैया वो दूसरे शहर चला गया और मैं अपने शहर में रह गई। मैंने कहा कि बात सिर्फ इतनी नहीं होगी, बात कुछ और है, वो बताइए। वो लड़की रो रो के कहने लगी कि हमारा कुछ महीने पहले ब्रेकअप हो गया। मैंने कहा ब्रेकअप हो गया, और वो और ज्यादा रोने लगी। सुनिएगा, वो लड़की जो बात आगे कही, वो बातें किसी के भी पांव के नीचे की जमीन सरका सकती है। उस लड़की ने कहा कि हमारा ब्रेकअप हुआ 6 महीने पहले, और पता नहीं, चूंकि मैं उससे प्यार करती थी, इतनी ज्यादा मैं अंधी हो गई थी कि मैं उसकी हर जरूरतें पूरी करती थी। मतलब वो लड़का मुझसे फोन में मेरे फोटोज मांगता था और मैं उससे प्यार करती थी। और पता है वो लड़की क्या करती, रात में जब उसके मम्मी पापा सो जाते, ये 23 साल की लड़की बाथरूम जाती, बाथरूम खोलती, अंदर जाती, और मालूम वो अपने सारे कपड़े खोलती, और मालूम अपने फोन से वो फोटो खींचती अपने शरीर की, आगे पीछे सब तरफ, और मालूम वो उस लड़के को भेजती थी। क्यों? क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। 8-9 महीने का रिलेशनशिप था। 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों हजार फोटो उसने उस लड़के को भेजा। और वो लड़की रो रो के कहने लगी कि हमारा 6 महीने पहले ब्रेकअप हो गया। मैं उसकी कहानी सुन रहा था। वो लड़की कहने लगी कि भैया पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नफरत उसके मन में आ गई, कितना ज्यादा क्रोध उसके मन में आ गया कि उसने सारे के सारे फोटो वायरल कर दिए। हजारों फोटो, उसके शरीर के नंगी तस्वीरें उस लड़के ने वायरल कर दी। अब वो लड़की जब घर के बाहर निकलती है तो कहती है कि मुझे लगता है मेरा सब्जी वाला मुझे देख रहा है। अब जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लगता है रिक्शा वाला मुझे वैसे ही देख रहा है। जब मैं घर के बाहर निकलती हूँ तो लगता है कि वो पेपर वाला मुझे वैसे ही देख रहा है। और हजारों लोगों में वो वायरल हुआ। उसने 3 बार सुसाइड की कोशिश करी, लेकिन तीनों बार वो बच गई। वो कह रही थी कि भैया मैं मरना चाहती हूँ लेकिन मैं मर नहीं पा रही, मैं जीना चाहती हूँ, मैं जी नहीं पा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या प्यार करना गलत था? प्यार करना गलत नहीं था, लेकिन प्यार में गलती तो हुई ना, उसकी कौन गारंटी लेगा? आज जिसको आप बाबू सोना कह रहे हैं ना, जिसके साथ आप लिपट रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 6 महीने के बाद उसकी चॉइस बदल जाएगी। और मैं लड़कियों में आपको इसलिए ये बातें बता रहा हूं ना, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं बचेगा। यदि आपने एक बार अपनी वर्जिनिटी लूज करी, इसका मतलब कि आपने अपनी असल पहचान खो दी है। अब आपके पास कुछ नहीं है। पता है, मैं बहुत सारी लड़कियों से मैं मिला हूं और मैं जानता हूं, मालूम वो क्या कहती है। और बहुत सारे लोग जो बेंगलोर में जो प्रोस्टिट्यूशन में थी, अब प्रभु में आ गई है, मालूम वो क्या कहती है? वो कहती है कि मालूम हम कितना भी मेकअप लगा ले, हम कितना भी अच्छा सुनने बनने का कोशिश कर ले, मालूम हम अंदर से खोखले हैं। खोखले क्यों? क्योंकि हमारी पहचान खत्म हो गई है। एक बार अगर आपने वर्जिनिटी लूज करी है, इसका मतलब कि आपने अपना असल पहचान खो दिया है। मेरे एक दोस्त है, हैदराबाद में रहती है। वो लिव इन रिलेशनशिप में थी। लिव इन आप जानते हैं, लिव इन शादी के पहले, शादी के जैसा। हम लोग साथ में रांची में पढ़े। वो वहाँ पे आईटी सेक्टर में हैदराबाद में है, और उसका एक दोस्त था सैम करके, और वो वहीं पे वो लोग रहते थे। थोड़े समय पहले उसका फोन आया, मैं उससे बात कर रहा था, और मैंने उससे डायरेक्टली पूछा कि सैम कैसा है, क्योंकि वो लोग लंबे समय से, तकरीबन 3 साल से वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में एक फ्लैट में रहते थे। और वो जब मैं उससे बात कर रहा हूँ तो वो कहने लगी कि हम लोगों का ब्रेकअप हो गया। तो मैंने कहा कि ब्रेकअप हो गया, चलो ठीक है, फिर आगे कैसे बढ़ोगे, क्या करोगे? तो पता है उस लड़की ने क्या जवाब दिया?
उस लड़की ने जो जवाब दिया बहनों, वो आपको सुनना चाहिए। उस लड़की ने जवाब दिया कि अनुज, मेरा जो कुछ भी था, मेरे पास जैसा भी था, जो भी था, मैंने सब कुछ उस लड़के को दे दिया। अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा कि मैं दूसरे लड़के को दे सकूं। शुरुआत जब हुई थी उनके रहने की, एक फ्लैट में 2 कमरे थे, दोनों दोस्त थे, अलग अलग कमरा। इसी बात पे सहमति हुई थी कि हम अलग अलग रहेंगे। उसके बाद जब कुछ महीने बीते तो उन लोगों ने कहा कि हम क्यों 2 कमरों में रहते हैं, एक ही कमरे में रहेंगे। शर्त इतनी थी कि मैट्रेस 2 होंगे अलग अलग, एक दूसरे मैट्रेस पे सोएगा, एक दूसरे गद्दे पे, एक दूसरे गद्दे पे। कुछ महीने और बीते, उनको लगने लगा कि हम इतनी दूर क्यों सो रहे हैं, दोस्ती तो है, साथ में सो लेते हैं। दोनों साथ में सोने लगे, लेकिन बीच में तकिया हुआ करता था क्योंकि दोस्ती थी। कुछ महीने और बीते, वो बीच का तकिया भी हट गया। इसके बाद जब बीच का तकिया हटा, उसके बाद उनको खुद नहीं पता चला कि कब वो सेक्सुअली इंटीमेट हो गए, और उसके बाद उन लोग का लिव इन रिलेशनशिप चालू होने लगा। मेरे प्रियो, आज आप जिसको एंजॉय कर रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप उससे ओवरकम हो। और बहुत सारे लोग सिर्फ दिमाग में सिर्फ इतना चलता है कि हम सिर्फ उसी के लिए बने हैं और हम उसी चीज़ों में अपने चीज़ों को ये कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें आपके जीवन को ख़त्म करेगी। मैं आज की शाम में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं जवानों में आज आपकी मदद करना चाहता हूं कि यदि आप अगर किसी प्रकार की ऐसी आदतों में हैं, तो मैं गारंटी देता हूं आपको यीशु की ज़रूरत है। कोई बात नहीं कि आपने कोशिश करते हुए आपने कितनी बार हार मानी है, आप कितने बार असफल हुए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से नए तौर पे खड़ा होना है। और मालूम हमें जीतना है, हमें इस डिजायर पे जीतना है। मालूम हर वो चीज आप अपने जीवन से दूर करने की कोशिश करिए जब आप अकेले होते। जब मैं बेंगलोर में था, जब मैं बाइबल कॉलेज में था, एक महाराष्ट्र का मेरा दोस्त था। वो बाथरूम जाता था, नल चलाता था, शावर चलती थी, दरवाजा खुला होता था, और वो वहां पे बैठ के रो रहा होता था। और हम लोग जाते थे उसके पास और कहते थे, क्यों रो रहे हो? मालूम 8 महीने लगातार हमने सिर्फ उसको देखा कि बाथरूम का गेट खुला है, शावर चल रहा है, पानी आ रही है, और वो उसके नीचे में बैठकर वो रोए जा रहा है। और जब मैंने उससे बात करी तो मालूम उसने क्या कहा? उसने कहा कि मुझे बहुत बुरी हस्त मैथुन की आदत थी और मैं संघर्ष कर रहा हूं अपने शरीर से, मैं लड़ रहा हूं अपने शरीर से। 8 महीने लगे उसको। मालूम जब वो अकेला होता था, अपने हर अकेलेपन को उसने अपने घर के दरवाजे को हटा दिया ताकि वो अपने आप को सेपरेट ना कर सके। उसने अपना इंटरनेट कनेक्शन हटवा दिया ताकि किसी प्रकार की डिजायर ना आए। मेरे प्रियो, आज की शाम सवाल ये है कि यदि ये समस्या है तो उससे निकलने का प्रयास क्या हो रहा है? और मैं आपको सही बता रहा हूं, एक सच्चा प्रेम आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करता है, ना कि वो आपको रोक कर रखता है। और आज ना जाने कितना ऐसा प्यार है जो आपको मालूम आपको इतना ज्यादा सीमित कर दिया है कि आपका रिजल्ट खराब हो रहा है, आपके रिलेशनशिप आपके मम्मी पापा से खराब हो रहे हैं। ये अब वो तो छोड़ो, मालूम चर्च को जरूरत है जवानों की, लेकिन आप अपने निजी मामले से निकलोगे तब तो करोगे। समझ रहे हो आप वहां से निकलोगे तब तो करोगे परमेश्वर के लिए। और परमेश्वर ना जाने कितने समय से वो अपनी बाहों को खोलकर कह रहा है कि मैं ऐसे लड़कों को चाह रहा हूं, ऐसी लड़कियों को चाह रहा हूं जो पवित्रता से मेरे निकट आ सके। एक सच्चा प्रेम हमेशा सफलता की ओर आगे जाता है, और मालूम वो सही समय का इंतजार करता है, सही समय का। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी आशीषित हो, मैं चाहता हूं कि आप अपनी हर गलत चीजों को आप ना कहना सीखें। और खासकर बहन लोग, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप ना बोलना सीखें। और एक चीज और बोल के मैं खत्म कर रहा हूं, और वो ये कि हमेशा ये सारा चीज जब होता है ना, तो हमें लगता है कि सारी गलतियां जो है वो लड़कों की है। लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना, गलती किसकी? लड़कों की। बाइक पे घुमाया कौन? लड़का। होटल कौन लेके गया? लड़का। रात में कॉल कौन कर रहा है? लड़का। मम्मी, आप ये कॉमन फेनोमेना है। आप जरा सा इसको देख लो, अगर आपको दिखे कि किसी की स्थिति खराब है तो गलती किसकी है? गलती लड़कों की है, सीधा। आज मैं देखो बहनों, आपको बता रहा हूं एक चीज, इसको समझना। सरा पानी में भी बताया था, सुनना, इसको समझना।
नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने वीडियो कॉल करना चाहा, आपने वीडियो कॉल उठा लिया। लड़के ने आपको पार्क बुलाना चाहा, आप हंसते हंसते चली गई। वो आपके बाहों में बैठ गया, आपके गोद में, और वो आपके बाल से खेलने लगा, आपने मान लिया। वो आपको पिज्जा खिलाने के लिए ले जाना चाहा, आपने मान ली उसकी बात। वो सिनेमा दिखाने ले गया, आपने उसकी बातें मान ली। यहां तक कुछ दिन और मोहब्बत बढ़ी और उसने कहा कि चलो एक दिन ओयो चलते हैं। ओयो, नो प्रॉब्लम। आपने शुरू में थोड़ा मना किया, लेकिन उसके बाद आप फिर मान गई। सब कुछ हुआ, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और ये बात सबको नहीं मालूम चल रही थी, लेकिन अब ये सब बात सबको मालूम चल गई। गलती किसकी है? लड़कों की। ऐसा मम्मी पापा को भी लगा। सुनो बहनों, समझना इस बात को। जब लड़के ने फोन नंबर मांगा तो क्या उसके हाथ में पिस्तौल था? जब उसने वीडियो कॉल करना चाहा तो क्या वो 10 गुंडे लेकर आया था और बोला कि अर्पणा, अगर तुम फोन नहीं उठाओगी तो ये सारे 10 गुंडे तुमको मारेंगे? जब उसने आपको होटल ले जाने की बात करी तो क्या उसके हाथ में तलवार था? क्या उसने कुछ भी जबरन किया आपके साथ? बहनों, जरा सोचो और समझो, जब आप कमजोर होगी हर कोई आपका फायदा उठाएगा। और मैं जानता हूं इस भीड़ में ना जाने कितनी ऐसी लड़कियां हैं जो इस बात की गवाह है कि हाँ, पिछले 5 सालों में ना जाने कितने ब्रेकअप हुए, पैचअप हुए, और जो भी आया उसने सिर्फ फायदा उठाया है। क्या बचा आपके पास? परमेश्वर के लिए और अपने पति के लिए। आज की शाम मैं चाहता हूं कि आप आइए यीशु के पास और वो आपको बदल देगा। आप अकेले लड़ेंगे, आप हारेंगे। यदि आप यीशु के साथ लड़ेंगे, अगर आप हारेंगे भी, तब भी वो अपने दाहिने हाथ से आपको उठा लेगा। और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि म्यूजिशियन जो है वो जी कॉर्ड ले लें, और मैं विवेक से चाहूँगा कि वो ड्रम पे आ जाएं। और यदि आप आज की शाम मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं इस बात के लिए, मैं जानता हूं परमेश्वर हमें बदल देगा। आइए हम अपने जगहों पे खड़े हो जाएं, और ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, और इस गीत को गाएं। और मैं गारंटी बताता हूं, यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं ना, परमेश्वर आपको बदल देगा।